तो रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, उनके जीतने की पूरी संभावना है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा उनके मुकाबले कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के भी कई दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। एक आदिवासी महिला होने के नाते उनके समर्थन में कई विपक्षी दल भी आ गए हैं और वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, राष्ट्रपति बनती हैं तो। और उनके राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी ने क्या तैयारियां की हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां हैं द्रौपदी मुर्मू चुनी जाती हैं तो उसके बाद? यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी 21 तारीख को जब मतगणना होगी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जिस तरह का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है, तो निर्वाचन मंडल में करीब 62% वोट आज की तारीख में उनके बिल्कुल पक्के नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी माना जा रहा है कि चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप नहीं होती है और सीक्रेट बैलेट होता है, इसलिए इसमें बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, और इसीलिए बीजेपी ने 70% इलेक्टोरल कॉलेज में वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है और बीजेपी उस दिशा में काफी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रही है। और साथ साथ बीजेपी इस तरह से आत्मविश्वास में है जीत को लेकर कि जो 1,30,000 प्रमुख आदिवासी बहुल गांव हैं देश भर के, वहां पर बड़े पैमाने पर 21 तारीख को जश्न करने का पार्टी ने फैसला किया है। इसके साथ साथ 15,000 जो मंडल है वहां पर भी बीजेपी बड़े पैमाने पर द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाएगी। और इसके पीछे पार्टी की रणनीति यही है कि जो आदिवासी वोट हैं देश भर के, करीब 10% वोट जो है वो आदिवासी वोट हैं, और उनको संदेश दिया जा सके कि पहली बार आजादी जब के अमृत काल जब मन रहा है देश का, उस समय देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला है और वो भी महिला राष्ट्रपति मिली है। जी, तो ये बड़ी तैयारियां हैं बीजेपी की। इस जीत को एक राजनीतिक लिहाज से भी बीजेपी अपने पक्ष में लाना चाहेगी। आदिवासी जो वोट हैं उनकी तरफ भी बीजेपी की निगाह रहेगी, लेकिन जो चुनाव है राष्ट्रपति पद का, उसमें लगभग जीत अब द्रौपदी मुर्मू की एक औपचारिकता ही बच रही है। 62% वोट उनकी तरफ अभी दिख रहे हैं, और क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता तो हो सकता है कि कई और दल जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं, उसके भी कुछ सांसद द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ जाएं। तो अब कुछ दिन की बात है। इस बीच द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो अपने प्रचार के लिए तमाम राज्यों में जा रही हैं और तमाम पार्टियों के नेताओं से मिल रही हैं। आज वो पहुंची हैं मुंबई, और मुंबई में शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे कैंप के, उद्धव ठाकरे, वो आज उनसे नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि उन्हें इस बैठक के लिए न्योता दिया ही नहीं गया है। तो उन्होंने हालांकि ऐलान किया है कि उनकी पार्टी या उनका कैंप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। अपने 15 सांसदों से बातचीत के बाद उन्होंने ये ऐलान किया, कहा कि शिवसेना के कई जो कार्यकर्ता हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का फैसला लिया। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू मुंबई में हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको न्योता नहीं दिया गया है। और उधर द्रौपदी मुर्मू तमाम सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। तो आज की जो बैठक है एकनाथ शिंदे गुट को न्योता है, लेकिन उद्धव गुट को नहीं। उद्धव गुट का कहना है कि मुर्मू के समर्थन का फैसला उसने सैद्धांतिक तौर पर लिया है। उधर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा कि उन्हें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। असम के गुवाहाटी में अपने पक्ष में प्रचार करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी लड़ाई केंद्र सरकार से है। जहां तक शिवसेना का सवाल है तो आप जानते हैं कि वो पार्टी टूट गई थी, उनकी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की तोड़फोड़ जो हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके भारत सरकार कई लोगों के लिए एक परिस्थिति पैदा कर रही है
जिसमें कि वो विवश हो जाए, कंपेल हो जाए अपना वोट उनको देने के लिए। उधर कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा का एक बयान है जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरारें साफ दिखने लगी हैं। मिलिंद देवड़ा ने आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर सहयोगी शिवसेना पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए शिवसेना ने वार्ड्स का फिर से निर्धारण किया और कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का अपने अधिकारों के लिए लड़ना गठबंधन के लिए खतरा हो सकता है तो हम वो खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मिलिंद देवड़ा जी। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चिट्ठी में लिखा है, जैसे हम सब जानते हैं बीएमसी एक बहुत बड़ा सिविक बॉडी है, एशिया के सबसे रईस सिविक बॉडी है, शायद बजट बहुत बड़ा है। तो आपका जो चिट्ठी में आपने लिखा है, क्या पॉइंट्स है एग्जैक्टली, और कोalition धर्म फॉलो नहीं किया गया, ये आपने क्यों कहा? देखिए, मुंबई महानगर पालिका देश का सबसे अमीर, सबसे प्रेस्टिजियस महानगर पालिका है। आज बारिश के समय आप देखते हैं कि पॉटहोल्स, हमारे सड़कों पे पॉटहोल्स हैं, बाढ़ आती है मुंबई में। हर मुंबई नागरिक का यही अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा है कि मुंबई महानगर पालिका में गवर्नेंस में सुधार आनी चाहिए, परिवर्तन आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से परिसीमन का जो एक्सरसाइज किया गया है, मुंबई के कॉरपोरेशन के जो वार्ड्स हैं उनको जिस तरह से आरक्षित किया गया, जिस तरह से बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं हुआ इसमें, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र का नुकसान हुआ। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना ने किया था, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, यह अनैतिक है। जब आप कहते हैं कि कोalition धर्म का पालन नहीं किया गया, शिवसेना बीएमसी में 25 साल से राज कर रहे हैं और बहुत पुरानी एक राइवलरी है कांग्रेस और शिवसेना के बीएमसी को लेकर, और ये बाला साहेब ठाकरे और मुरली देवरा साहब के समय से है। तो क्या हम अब ये मान के चले कि जो एमवीए है, कोalition धर्म का अगर पालन नहीं है तो एमवीए खत्म है, एमवीए इतिहास बन चुका है? देखिए, एमवीए इतिहास बन चुका है या एमवीए का बहुत ही सुनहरा भविष्य है, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मेरा यह कहना है कि मुंबई का जो अधिकार है, जो संवैधानिक हित है, यदि कोई भी पार्टी हो, यदि वो उस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लड़ने को तैयार है। एंड वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग टू इंश्योर दैट आम मुंबईकर के हाथों को हम मजबूत करना चाहते हैं। आम मुंबईकर का जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है मुंबई महानगर पालिका में सुधार लाने के लिए, जो उनका वोट है, उस वोट का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह से संघर्ष और लड़ने को। एमवीए भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं उसके लिए? यदि किसी ने कोalition धर्म का पालन नहीं किया, यदि किसी ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है, तो 100% करने को तैयार है। और जब से कहा जा रहा है कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके बाद तमाम जो अलग अलग विवाद हैं वो भी उठ रहे हैं। तो भारत की बढ़ती आबादी को लेकर मुसलमानों की तादाद कुछ सालों में हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, इस तरह की बात भी कही जा रही है। क्या मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों को लेकर जारी सियासत के बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक किताब लिखी है इसी मुद्दे पर, पॉपुलेशन मिथ नाम से। एसवाई कुरैशी ने एनडीटीवी के साथ खुलकर अपने बयान भी, अपने जो विचार हैं इस पर वो भी साझा किए। जो इस फिगर से हुआ, जो गैप था 1.1 का NFHS 5 30 साल पहले, वो अभी जो NFHS 5 आया उसके मुताबिक 0.3 रह गया। 0.3, यानी वो एक बच्चे का भी गैप नहीं, मतलब बराबर आ गया, तकरीबन बराबर आ गया। और अगले 5 साल में, 8 साल में बिल्कुल ही बराबर आ जाएगा। तो ये पाया कि मुसलमानों के में का ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन बहुत तेज़ी से वो अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदुओं से ज़्यादा। इसमें जो रीज़न है जो हमने फिर एनालाइज किए कि किस वजह से लोग फैमिली प्लानिंग अच्छी करते हैं या कम करते हैं। 3 फैक्टर्स हैं जिनका फैमिली प्लानिंग के प्रैक्टिस पे असर होता है। एक तो लिटरेसी, ख़ास तौर से लड़कियों की शिक्षा वो भी लड़कियों की। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है
वैसे वैसे बच्चे घटते हैं, कोई भी कौम हो। दूसरा इसमें यह है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे घटते हैं। तीसरा है कि सर्विसेज पहुंचती हैं, जहाँ जहाँ सर्विसेज पहुंचती हैं, डॉक्टर जाएगा, कंट्रासेप्टिव्स पहुंचेंगे तो वहाँ पे जाहिर है वहाँ पे फैमिली प्लानिंग होगी। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। इन तीनों में मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। लेकिन जो लोग फैमिली मुसलमान को सिंगल आउट करते हैं वो कभी मुसलमान की शिक्षा की बात करते हैं? कभी नहीं। वो मुसलमान की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं? कभी नहीं। बल्कि उल्टा कि जी उनका बॉयकॉट कर दो, उनसे बिजनेस न करो, वो और गरीब हो जाएंगे। दिल्ली की कोर्ट में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले जुबैर को हाथरस की अदालत ने 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जुबैर को दिल्ली के तिहाड़ जेल से हाथरस कोर्ट में पेश किया गया। हाथरस के 2 थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज हैं। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, आज 3 जगहों पर सुनवाई थी मोहम्मद जुबैर से जुड़े मसलों की, तो हाथरस के मसले पर 27 तारीख तक उन्हें जेल में भेज दिया गया है। क्या कहा गया इस दौरान? बिल्कुल सुशील, आज काफ़ी दिलचस्प रहा था। तो हाईकोर्ट में कुल 2 मुकदमे हैं, माफ़ कीजिएगा, हाथरस में 2 मुकदमे थे। जुबैर के आज उनको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में और जुबैर की तरफ से कहा गया कि यही सारे मामले हैं। और लेकिन बात ये रही कि पुलिस ने जुबैर की रिमांड नहीं मांगी। जब पुलिस ने जुबैर की रिमांड नहीं मांगी तो कोर्ट ने उन्हें 27 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखीमपुर में भी आज सुनवाई हुई और सुनवाई लखीमपुर में बेल पर थी। इसकी अगली तारीख 16 तारीख दे दी गई है, यानी अब सोमवार को बेल पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प सुनवाई हुई दिल्ली की अदालत में, सेशंस कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आज जो दिल्ली वाले मामले में सबसे पहले जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। सुशील, आपको याद होगा 2018 का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक इमेज ट्वीट की थी जुबैर में, इसमें हनीमून होटल हनुमान होटल हो जाता है। तो आज कोर्ट में इस पर जिरा हुई। दोनों पक्षों ने, वृंदा ग्रोवर अपीयर हुई जुबैर की तरफ से और दिल्ली पुलिस, दोनों की तरफ से अपने जो दलीलें दी गई और दोनों की दलीलें कंप्लीट हो गई हैं। कल 2 बजे दोपहर में यहाँ पर जजमेंट सुनाया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कोर्ट में आज ये रही कि जज साहब ने जिस मूवी का वो सीन ट्वीट किया है, 1983 की मूवी है ऋषिकेश मुखर्जी की, किसी से ना कहना, उस फिल्म का वो सीन है जिसका इमेज ट्वीट किया था जुबैर ने। वो सीन कोर्ट ने आज देखा। लैपटॉप पर बाकायदा वृंदा ग्रोवर ने उन्हें वो सीन दिखाया कि कैसे 1983 का सीन है, जिसमें दिखाया कि उनसे बोला जाता है कि हनीमून होटल मिलेगा। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो हनीमून होटल का हनुमान होटल हो गया होता है। वो एक मात्रा जो है वो हटाई हुई होती है। तो कोर्ट ने वो सीन लगभग 1 मिनट का सीन था, वो कोर्ट ने देखा और उसके बाद फिर आगे दलीलें होती गई। तमाम दलीलें दी गई कोर्ट में। वृंदा ग्रोवर की तरफ से कहा गया कि आप तो ये 38 साल से मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ये उस मूवी के सीन पर आज तक कभी हिंसा नहीं हुई। ये ट्वीट मैंने 4 साल पहले किया। यही इमेज इंडियन एक्सप्रेस ने भी पब्लिश की थी 2018 मार्च में, लेकिन तब तक कोई हिंसा नहीं हुई। तो मेरे खिलाफ बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन्होंने जानबूझ करके हनुमान जी का नाम इस्तेमाल किया। और भी मूवीज़ में सीन है वो तो ट्वीट नहीं करते हैं। इन्होंने जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए हनुमान जी को ऊपर लेकर के ट्वीट किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि लगभग 56 लाख रुपए इन्हें विदेशों से मिले हैं चंदे के रूप में। ये FCRA का उल्लंघन है और इस पर जांच चल रही है। तमाम लोगों से पूछताछ किए जा रहे हैं। नोटिस बैंक्स को दिए गए हैं, UPI को दिए गए हैं, इसलिए जुबैर को बेल ना दी जाए। इस पर जुबैर की तरफ से आर्गूमेंट हुए। कहा गया कि जुबैर ने अपनी वेबसाइट पर, जो ऑल्ट न्यूज़ की वेबसाइट है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो उनकी कंपनी है प्रावदा लिमिटेड, वो FCRA में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो विदेशी चंदा वो नहीं लेते हैं। साफ तौर पर लिखा गया है सिर्फ भारतीय लोगों से, भारतीय अकाउंट से, भारतीय बैंक से अकाउंट से चंदा लिया जाएगा। और ये साफ तौर पर वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन अगर कोई भारतीय जिसका पैन कार्ड भारतीय है, अकाउंट भारतीय है, लेकिन वो विदेश में रहता है, तो वो चंदा दे सकता है अपने भारतीय अकाउंट से। वो FCRA का उल्लंघन नहीं है। तो तमाम दलीलें कोर्ट में दी गई। कोर्ट ने दोनों की दलीलों को सुना है और कल दोपहर 2 बजे कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा कि जुबैर को इस दिल्ली केस में जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब हम और आपकी बात हो रही है, जुबैर ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। सुशील, जितने भी उनके मुकदमे हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की है कि जितने भी उनके मुकदमे हैं, 6 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं, हाथरस में है, लखीमपुर में, इन सबको क्लब करके
दिल्ली में सुना जाए। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो सारी एफआईआर को क्लब करके दिल्ली में सुनने की जो याचिका है वो भी सुनेगा और कल पटियाला हाउस कोर्ट 2 बजे जुबैर की बेल पर अपना फैसला सुनाएगा। तो अगर जुबैर को कल यहाँ से बेल मिलती है लेकिन तब भी वो जेल से नहीं निकलेंगे क्योंकि हाथरस वाले मामले में वो 27 तारीख तक न्यायिक हिरासत में है। सुशील, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास जो बादल फटने से आपदा आई थी, उसके बाद वहां जो तलाशी अभियान शुरू हुआ था उसे अब बंद कर दिया गया है। इस आपदा में 15 लोगों की मौत हुई है और ये माना जा रहा था कि जो मलबा आया उसमें 40 लोग दबे हो सकते हैं, लापता लग रहे थे लोग, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि इनमें से 38 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। तो लगभग 1 हफ्ते बाद, पिछले शुक्रवार को ये हुआ था हादसा, 1 हफ्ते बाद जो है यहाँ पर अब वो बचाव का काम और तलाशी का अभियान रोक दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बना हुआ है कि ये जो टेंट कॉलोनी लगाई गई थी अमरनाथ की गुफा के ठीक सामने, वो ऐसी जगह क्यों लगाई गई जहां पर एक नाला बहता था, उसके ड्राई रिवर बेड पर इसे क्यों लगाया गया, जबकि पिछले हफ्ते भी ठीक इस तरह की घटना वहां हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीता शर्मा है। नीता, तो क्या जो तलाशी अभियान है उसको बंद करने के पीछे क्या तर्क दिए हैं सुरक्षा बलों ने या प्रशासन ने? सुशील, 2-3 तर्क दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि वो लगातार, ये एलसी साहब का कहना है, जम्मू कश्मीर के एलसी साहब का, उनका कहना है कि वो लगातार स्टेट अथॉरिटीज के साथ संपर्क में थे और जितने भी मिसिंग लोग थे, क्योंकि 200 मिसिंग कॉल जो हैं वो जो हेल्पलाइन नंबर से उनको आई थी, वो सभी 3-4 दिन लगे उनको अकाउंटिंग करने के लिए, जो सिक्योरिटी ऑर्डर्स हैं उन्हें करने के लिए। अब वो ये कह सकते हैं कि कोई मिसिंग नहीं है। जहां तक मरने वालों की संख्या है, 15 लोगों की संख्या वो बता रहे हैं कि 15 लोग जो है वो मारे गए थे, जिनमें से 14 के शव जो है वो उनके परिजनों को अलग अलग स्टेट्स में वापस पहुंचा दिए गए हैं। सिर्फ एक जो डेड बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों ने वहीं पर किया है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ऐसा ऑफिशियली अब उनकी तरफ से ये कहा गया है। साथ में ये भी कहा गया है, जो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इस बार बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर जब ये यात्रा हो रही थी, तो उसके ऊपर एलजी साहब का ये एक्सप्लेनेशन था। उन्होंने ये कहा कि पहले जो था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश थे वो 7,500 लोग जो थे वो एक एक्सेस यानी पहलगाम और बालटाल से जा सकते थे, लेकिन पिछले साल श्राइन बोर्ड ने ये डिसीजन लिया क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो बेटर हो गई है, इसलिए 10,000 लोग जो हैं वो अब दोनों एक्सेस से जा सकेंगे। उनका ये भी कहना था कि यही नहीं, जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऊपर एक बंड भी बनाया था, जिसके कारण जो ये वारदात हुई है उसमें कम लोगों की जाने गई। अगर वो वहाँ पे बंड नहीं बनाया गया होता तो जो ये लोगों की जो मारे जाने की संख्या है वो और ज्यादा हो सकती थी। उनका ये भी कहना है, ये जो बार बार चर्चा पे बात आ रही थी कि हो सकता है कि जो अमरनाथ गुफा है उसके पीछे कोई ताल देखा गया हो या कोई ताल वाटर बॉडी जो है वो हो, उसका भी उन्होंने खंडन किया। उनका ये कहना था कि कोई इंजीनियर्स जो हैं उनके पास ये इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही एक्सपर्ट के पास है कि पीछे कोई ताल जिसकी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन 5-5 लाख जो हैं वो हर एक मारे जाने वाले शख्स को इंश्योर किया गया था। इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड है अपनी तरफ से भी 5-5 लाख रुपया जो मारे गए लोग हैं उनको अपनी तरफ से भी देगा। सुशील जी, शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि इस हादसे में सबसे बड़ा सबक, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हैं या प्रशासन है, उसके लिए ये है कि किसी भी पहाड़ी नाले के ड्राई रिवर बेड पर आप इस तरह की रिहाइश न बनाएं, तंबू न लगाएं, टेंट कॉलोनी न बसाएं। ऐसा ही केदारनाथ में हुआ था, वहां कई गुना बड़ा हादसा हुआ था, 5,000 से ज़्यादा लोग आधिकारिक तौर पर मारे गए थे। अमरनाथ में ये संख्या बहुत कम है, लेकिन 15 लोग फिर भी अपनी जान गंवा चुके हैं इसमें। तो इसलिए इस पर अगले साल ड्राई रिवर बेड पर न बने लोगों के टेंट्स और उन्हें अलग बनाया जाए, कहीं दूर बनाया जाए, ये ज़्यादा बड़ा सबक होगा जो लिया जाना चाहिए।